बच्चों, कंज्यूमर बिहेवियर का आज मैं लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में से हमेशा एग्ज़ाम में आपका आएगा ही आएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको कम से कम 6 मार्क्स मिल जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अगर हम स्टडी करें तो उसके लिए 2 मेथड रखा गया है बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम 2 मेथड के जरिए पता लगा सकते हैं। एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है आपका जाके ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। एमसीक्यू में कभी भी आपको बोले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितने मेथड से, तो आप करोगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल ने बनाया था, इसलिए इसको बोला गया मार्शल यूटिलिटी अप्रोच, और ये बेस्ड होता है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो इंडिफरेंट कर्व के ऊपर बेस्ड है, और इसलिए इसका नाम पड़ा है हिक्स अप्रोच, क्योंकि इसको हिकेसियन ने इसको बताया था। तो हम लोग के सिलेबस में दोनों ही पढ़ना है, कार्डिनल अप्रोच भी पढ़ना है, ऑर्डिनल अप्रोच भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना कि 2 तरह के अप्रोच है, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं या मार्शल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। जब कभी मार्शल की बात आएगी तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करोगे, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करोगे तो इंडिफरेंट कर्व या हिकेसियन यानी कि हिक। अब थोड़ा सा जाने कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है ऐसा पोजीशन में पहुंच गए हो आप जहां आप थक चुके हो, वहां आपको रेस्ट लेना होगा। द पोजीशन ऑफ नो चेंज, यानी कि आप वहां जाने के बाद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, आप उस पोजीशन में स्टिक हो जाओगे। तो बच्चों जब कभी एमसीक्यू आए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो ये 2 वर्ड देखना, स्टेट ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ नो चेंज। अगर ये नहीं देगा तो आपको ये हमेशा देगा द कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी। ये आखिर इसलिए हम लिखा दिए क्योंकि इसको बहुत तरीके से टीचर देते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप बोलोगे जहां कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है या जिसकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती हो, उसको कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो टेंडेंसी ऑफ चेंज, जहां आप चेंज नहीं करोगे। हैज़ द वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, आप जितना खर्चा किए हो पुराना वही खर्चा करोगे, नया कोई खर्चा नहीं करोगे। अब बच्चों एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। बच्चों कार्डिनल अप्रोच कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों को 2 कमोडिटी के बारे में जानना होगा।
यानी कि इस अप्रोच में हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना होगा एक सिंगल कमोडिटी और एक टू कमोडिटीज। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे। सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का जो फार्मूला होगा वो बच्चों इस तरीके से होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स बराबर होगा प्राइस एक्स। ये बच्चों इस तरीके से होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यहाँ हम पी एक्स को ले लेंगे तो यहाँ बचेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये या ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा दे सकता है। ये कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी में, एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिंगल गुड्स का कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्राइस के बराबर होगा, या तो ये वाली पी एक्स को इधर ले लोगे तो एम यू एम एक्स हो जाएगी। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकलेगा। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को याद रखना होगा। इसको हम लोग अगर वर्ड में कहें बच्चों, बच्चों इसी को हमने थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया कि एक कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटी का वो बराबर होगा उसके प्राइस से, जो प्राइस हम पेड किए हैं उसके। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ एक ग्राफ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी का। इस ग्राफ में ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये देखो लगातार घट रहा है। बच्चों इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी है और ये प्राइस है। मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5, हम लोग जैसे जैसे यूनिट ऑफ कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा। यानी कि ग्राफ में हम क्या देख रहे कि एम यू मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड्स एक्स का है ये हमेशा फॉल होगा जब हम लोग when a consumer consume more and more unit
more and more unit. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा। इसका रिवर्स क्या होगा बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो राइज करेगा व्हेन अ कंज्यूमर reduce the consumption. ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होगा जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूज करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा जब कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन, जब वो कंजम्पशन कम करेगा। तो कुल मिलाकर बेटा हम यही कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है किसी भी गुड्स का, वो हमेशा रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट विथ कंजम्पशन। वो कंजम्पशन के अपोजिट में होता है। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा ग्राफ को ध्यान से देखो। मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये लगातार गिर रहा है और ये उसकी प्राइस है कमोडिटी एक्स की, इस प्राइस को आके टच कर रहा। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस को टच करेगा तो ये हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यह मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मार्जिन ये जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला जो पॉइंट है ये एरिया जो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। इस एरिया को हम लोग कहते हैं बच्चों कंज्यूमर सरप्लस। ठीक से बैठे दीपू। इस एरिया को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है कि इतना कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है प्राइस का, क्योंकि प्राइस जो है वो लगातार कम हुआ। कंज्यूमर यहाँ खरीदा, यानी कि 20 रुपया वाला सामान को कंज्यूमर खरीद रहा 12 के बीच में, मान लो 10 रुपये में, तो कंज्यूमर टोटल 10 रुपये बचा लिया। तो इक्विलिब्रियम के जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। अब बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट होती है। और वो पॉइंट है डिसइक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, बच्चों डिसइक्विलिब्रियम के केस में, डिसइक्विलिब्रियम के केस में आप क्या देखोगे कि केस 1 है ये, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका प्राइस से ज़्यादा है। तो क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं, जबकि हम लोग को तो लाना है मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के बराबर। तो ये एग्जाम में हमेशा आता है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर प्राइस से ज़्यादा है तो एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना होगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी को कम करना होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी को कम कैसे करेंगे? देखो, मार्जिनल यूटिलिटी को कम कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको यहाँ फार्मूला लिखे थे। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगा कब? जब उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे। जब उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे।
मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे। तो यहाँ मेरा जो आंसर होगा बच्चों वो इस तरीके से होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर बाय more and more unit of goods X। अगर वो गुड्स X का ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खरीदेगा तो मेरे बच्चों उसकी यूटिलिटी कम हो जाएंगी, या तो डिक्रीज, या तो उसको करना होगा इंक्रीज। इंक्रीज द कंजम्पशन, increase the consumption of commodity X। और याद रखोगे ये हम लोग तब करेंगे जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं हो जाता। तो एमसीक्यू में आपको दो चीज़ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना, नहीं तो आपको कंजम्पशन इंक्रीज करना होगा। केस नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी जो है इस बार वो प्राइस X से कम है, तो इसका उल्टा करोगे। मार्जिनल यूटिलिटी को अगर बढ़ाना है तो आपको डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा कंजम्पशन। कमोडिटी X, या आप ऐसे भी कर सकते हो, लेस क्वांटिटी बाय ऑफ ए कमोडिटी X। और आपको मालूम है ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं हो जाता है। आपका एमसीक्यू आ सकता है इस दोनों के ऊपर। अब आगे चलो बच्चों, हेलो बच्चों, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब हम लोग को जानना है टू गुड्स का। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर दो गुड्स का जानना है बच्चों, तो आप तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल गुड्स का तो देखे ही थे। यह दो गुड्स की प्राइस बराबर होंगी। ये मार्जिनल यूटिलिटी है पहली गुड्स X की, और ये मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों गुड्स Y की, दोनों की बराबर होंगी। तो ये 1 और ये 2 है बच्चों। इसके बराबर M भी लेते हैं, जिसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो एग्जामिनेशन में अगर आता है कि दो गुड्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताइए, तो हमेशा ये वाला ही ज़्यादा देता है, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी X बटा में प्राइस होगा, मार्जिनल यूटिलिटी Y बटा में प्राइस Y होगा, उसके बराबर होगा MU। इसको कभी कभी बच्चों वर्ड में देगा, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। यह मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा दोनों गुड्स के प्राइस के बराबर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसीलिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दो गुड्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालो तो MUX बटा में PX बराबर MUY बटा में PY।
अब बच्चों इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये गुड्स एक्स का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स वाई से ज़्यादा है। तो अगर एक्स का ज़्यादा है वाई से तो हमको तो बराबर करना है। तो ज़्यादा वाले को अगर हमको कम करना है, मान लो इसको अगर हमको फॉल करना है तो इसको हमको कंजम्पशन बढ़ाना होगा, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा करने से यूटिलिटी कम होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि हमको इस पॉइंट में जाने के लिए एक कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्स खरीदना होगा या तो उसको कंजम्पशन इंक्रीज करना होगा। ये मेरा पहला आंसर हुआ बच्चों, ये हमने जवाब दिया एक्स के तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एक्स ज़्यादा है। एक्स अगर ज़्यादा है तो एक्स को कम करना होगा, तो अगर हम कम करेंगे तो ज़्यादा खरीदेंगे या तो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो ये कम हो जाएगा और वाई के बराबर आ जाएगा। दूसरा केस क्या है बच्चों, दूसरा केस है y कम है तो y को बढ़ाया जाए। तो अगर y को बढ़ाएंगे बच्चों तो इसका कंजम्पशन कम करना होगा। देखो इसका कंजम्पशन हमको डिक्रीज करना पड़ रहा, या तो इसको खरीदेंगे तो कम खरीदेंगे। तो एमसीक्यू में आपको ये देखना होगा, और ये हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों, कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का, मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स एक्स का ज़्यादा है गुड्स वाई से, तो क्या करोगे, तो जिसका ज़्यादा उसको कम कर देंगे। तो कम करने के लिए उसका कंजम्पशन बढ़ा दो, वो कम हो जाएगा, और कंजम्पशन अगर घटाओगे तो वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी दिया यहाँ पर x का, और x का मार्जिनल यूटिलिटी देखो कम है। तो अगर इसका मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो इसको हम बढ़ाएंगे और इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो पहला आंसर होगा सर हमको x को बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए इसका कंजम्पशन क्या करना होगा, इसका कंजम्पशन कम करना होगा। तो देखो इसका रिड्यूस कर दिए यहाँ पर कंजम्पशन, या उसको कम खरीदेंगे। और दूसरी तरफ बच्चों अगर y की तरफ से बात करें तो y का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा, तो y अगर ज्यादा है तो y का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। तो y का कंजम्पशन देखिए बच्चों इंक्रीज किए, तो y का कंजम्पशन जैसे इंक्रीज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग के सामने है बच्चों, और वो है सेकेंड मेथड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे कहते हैं इंडिफरेंट कर्व या हिकेन कर्व एनालिसिस। अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होगा वो रैंक में होगा, याद रखना। ये बार बार एग्जाम में आता है कि यूटिलिटी का मेजरमेंट हम रैंक में कर रहे हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी, उसे हमेशा कहोगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में बच्चों हम लोग हमेशा यूटिलिटी का मेजरमेंट करेंगे तो उसे रैंक बोलेंगे। ये यूटिलिटी का जो सिस्टम है इसको लाया था हिक ने। तो बच्चों इसमें दो बातें इंपॉर्टेंस है। इस यूटिलिटी में आपसे पूछेगा यूटिलिटी का मेजरमेंट किस में करोगे, तो रैंक में, और कभी कभी पूछेगा ये यूटिलिटी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हिक। अब बच्चों दोनों यूटिलिटी मेथड को हम सामने रखते हैं। ये है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी जो है बच्चों, इसमें यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होगा वो होगा क्वांटिटी में, नंबर में, और ये यूटिलिटी को बोला गया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये साइकोलॉजिकल है, ये क्वांटिटेबल है। इसमें यूटिलिटी का मेजरमेंट नंबर में होता है, याद रखना बच्चों। कार्डिनल का मतलब नंबर में मेजरमेंट करना है,
और इसमें हम लोग को मेजरमेंट करना है रैंक में। अच्छा, नंबर को मेजरमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे उटील, और जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे बच्चों रैंक में तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंस। अल्फ्रेड मार्शल इसके प्रोफेसर है, इन्होंने इसको जन्म दिया, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को जन्म दिया प्रोफेसर हीक ने। तो आप हमसे पूछिए कि सर इसमें कौन सा टर्म इंपॉर्टेंस है। इसमें इंपॉर्टेंस है कार्डिनल में नंबर, इसमें नंबर में मेजरमेंट होगा, और कार्डिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल का देन है। ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंक में मेजरमेंट होगा, इसके फादर है जे.आर. हीक। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो हम लोग को जानना पड़ेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर सबसे पहले हम लोग के सामने आता है बंडल। अगर हम इंडिफरेंट कर्व पढ़ेंगे तो पहले हमको बंडल जानना होगा। बच्चों, बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जब हम दो गुड्स को कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे मान लो ये दो गुड्स है एक्स और वाई, पहला में 2x ले रहे, दूसरा में 3y, या 3x ले रहे 4y, यह दो गुड्स का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसे कहेंगे बंडल। उसके बाद है बजट सेट। बजट सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल बंडल, सेट ऑफ ऑल बंडल। यहां पर हम लोग सभी बंडल के सेट को जब कंज्यूमर खरीद लेगा तो उसे कहेंगे बजट सेट, मतलब खरीद सकता है उसे कहते हैं बजट सेट। बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कंज्यूमर कहां तक खर्चा कर सकता है। कंज्यूमर कैन अफोर्ड स्पेंड, मतलब कंज्यूमर कैन अफोर्ड अ स्पेंड बाई अ बंडल विथ हिज गिवन इनकम। यानी कि एक कंज्यूमर जो है बच्चों वो खर्चा कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अपना फिक्स इनकम का, वहां तक को हम लोग बोलेंगे बजट कंसेंट। बच्चों, बजट कंसेंट का जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट ये जो बजट इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा बच्चों। इसमें हमको दो गुड्स पे खर्चा करना है तो पी एक्स वाई पी वाई और बराबर मनी, यानी कि ये हमेशा बजट कांस्टेंट का जो फार्मूला होगा बच्चों इक्वेशन का वो इस तरीके से होगा कि मेरा मनी इनकम या तो हम इन दोनों गुड्स पे बराबर खर्चा करेंगे या तो उससे कम, इसको कहते हैं बजट कांस्टेंट। अब बच्चों हम लोग यह कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया कंज्यूमर का 20 रुपया इनकम है और वो गुड्स एक्स खरीदेगा और गुड्स वाई खरीदेगा। एक्स का दाम 4 रुपया, वाई का दाम 2 रुपया है। यहां पे देखिए आप थोड़ा ध्यान से, वो गुड्स एक्स खरीद रहा है और ये गुड्स वाई खरीद रहा है। ये सब यूनिट में है, ये सब यूनिट में है बच्चों। और पहला गुड्स में उसका खर्चा लगा 20 रुपया, सब इसी तरीके से 20 रुपया उसका फिक्स इनकम था, सभी में खर्चा किया। इसको हम लोग कहेंगे बजट लाइन, क्योंकि इसमें उन्हें सब 20-20 रुपया खर्चा किया है। तो बजट लाइन का मतलब होता है कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम ओवर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, जहां पे कंज्यूमर अपना पूरा इनकम, इंटायर इनकम
इंटायर इनकम ओवर द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, जब दो गुड्स के ऊपर खर्चा कर देगा तो वो कहलाएगा बजट लाइन। बजट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, जो बजट कॉन्स्टेंट का था पी एक्स प्लस पी वाई बराबर एम। यहां देखो इक्वल है, इक्वल होने का मतलब बच्चों ये हो गया बजट लाइन, क्योंकि आपका जितना इनकम है वो पूरा इनकम ही दोनों में खर्चा करना है। अब बच्चों इस पे तो मैथ आएगा, वो मैथ हम सॉल्व करते हैं। देखिए इधर यह गुड्स एक्स का प्राइस है 10 और गुड्स वाई का प्राइस है 2। गुड्स एक्स का गुड्स एक्स का प्राइस है 10, गुड्स एक्स का वाई का प्राइस है 5, यूनिट है 2 और यूनिट है 4। आपको बोल रहा इनकम निकालो कंज्यूमर का जो खर्चा कर रहा, तो यहाँ एक फार्मूला लगा दे रहे बच्चों। ये मेरा पहला गुड्स का फार्मूला, ये मेरा पहला गुड्स है, ये मेरा दूसरा गुड्स है, ये उसका प्राइस है, इसका क्वांटिटी है, इंटू कर दिए बच्चों तो टोटल आ गया 40। सवाल 2 में आ जाओ। एक कंज्यूमर 40 रुपया, एक कंज्यूमर 40 रुपया उसकी इनकम है और वो बच्चे गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा है। प्राइस 10 है पहला गुड्स का, दूसरा गुड्स का प्राइस नहीं है, क्वांटिटी 3 खरीद रहा, इसका 2 खरीद रहा, तो हमको बोल रहा गुड्स वाई का बताओ क्या रेट है। फार्मूला लगा लो बच्चों। जब इसको सॉल्व किए बच्चों तो मेरे सामने आया 5। तो बच्चों तो इक्वेशन जो है उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए। एमसीक्यू में इक्वेशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आएगा, वो तो बता दिए मैथ। इक्वेशन 2 है, एक है बजट लाइन, एक है बजट कांस्टेंट। बजट लाइन में बच्चों पहला गुड्स प्लस दूसरा गुड्स इज इक्वल टू एम। इसमें भी वही होगा बच्चों, पहला गुड्स प्लस दूसरा गुड्स, लेकिन इसका जो होगा लेस देन या इक्वल टू एम। या तो वह एम के बराबर भी हो सकता है और एम से कम भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बराबर होगा, इसलिए कभी कभी मैनिपुलेट हो जाता है। बजट कांस्टेंट में ये देखना है और बजट लाइन में बराबर होगा। अब बच्चों थोड़ा सा ऊपर चलते हैं बजट लाइन की तरफ। इसका तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों हम लोग। ये गुड्स Y है और ये गुड्स X है। ये मेरा बजट लाइन है AB, और बजट लाइन के जो अंडर एरिया है ये वाला एरिया, इसको कहते हैं बजट कांस्टेंट। इस एरिया को कहते हैं बजट कांस्टेंट, जो इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। तो बजट लाइन जो होती है बच्चों, यहाँ जो AB लाइन है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन। AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसी को कहेंगे हम लोग, AB को कहेंगे बजट लाइन। और बच्चों इसका ये बताओ ये क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। ये हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होगा बच्चों, ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर है?
और इसका जो स्लोप होगा बच्चों वो हमेशा होगा नेगेटिव। बच्चों ये हमारी स्लोप है बजट लाइन की। हमेशा एग्जाम में एमसीक्यू देता है कि स्लोप बताओ बजट लाइन का, तो प्राइस 1 बटा में प्राइस 2 होगा, बाहर में नेगेटिव होगा। अगर कभी ये नहीं देगा तो गुड्स देगा, प्राइस गुड्स एक्स, प्राइस गुड्स वाई। मतलब पहला गुड्स का प्राइस ऊपर होगा, दूसरा गुड्स का प्राइस नीचे होगा। या तो कभी कभी वर्ड में देगा रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। तो रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स को बोला जाता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, MRE। यानी कि इनके स्लोप के ऊपर एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है। पहले ये बताइए स्लोप में क्या लोगे, प्राइस 1 बटा में प्राइस 2, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स बटा में प्राइस ऑफ गुड्स वाई। इन्हीं को बोला गया है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के प्राइस का रेशियो। अगर एग्जाम में बच्चों अगर ये नहीं देगा तो लिख देगा मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब आते थोड़ी बजट लाइन की प्रॉपर्टी पे। बजट लाइन की दो प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2। पहला प्रॉपर्टी है बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो आपको बता दिया ऊपर से नीचे आता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो नेगेटिव स्लोप होता है। अब बजट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ना तो वो कॉन्वेक्स होता है ना वो कॉनकैव होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद है बजट लाइन का शिफ्टेड होना। बच्चों बजट लाइन अगर शिफ्ट हो रहा है, अपना जगह चेंज कर रहा है, तो उसका दो वजह होता है, एक और दो। एक होता है इनकम का चेंज होना और दूसरा है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। कभी भी बजट लाइन अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसकी हमेशा दो ही वजह होंगी बच्चों, एक इनकम जो है कंज्यूमर का, या तो वो चेंज हो रहा या तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी चेंज हो रहा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं 1 नंबर, इनकम का चेंज होना। जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो बजट लाइन जो है, बजट लाइन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन बजट लाइन में बजट लाइन शिफ्ट होगा। बजट लाइन शिफ्ट होगा। अगर बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा तो आपका इनकम बढ़ रहा। अगर बजट लाइन कभी भी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा तो आपका इनकम क्या हो रहा, बढ़ रहा। देखो राइट शिफ्टमेंट में बजट लाइन कभी भी राइट में शिफ्ट होगा तो इनकम बढ़ेगा, और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा तो इसका मतलब कंज्यूमर का इनकम क्या हो रहा, घट रहा। अब आ रहे बच्चों चेंज, बिल 2 नंबर पॉइंट, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर प्राइस चेंज होता है बच्चों तो बजट लाइन रोटेट करेगा। बजट लाइन रोटेटेड, बजट लाइन घूमेगा। कैसे, जैसे इधर देखो यहाँ गुड्स वाई है और यहाँ गुड्स एक्स है, यहाँ गुड्स एक्स है, इनकम कांस्टेंट है, ये हमारी इनकम है, ये गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स का प्राइस फॉल हो रहा। गुड्स एक्स का प्राइस अगर फॉल होगा बच्चों तो हम लोग एक्स को ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी है, हम लोग B1 आए, इसको बोलेंगे रोटेट। इसमें बजट लाइन शिफ्ट नहीं हो रहा, जगह चेंज नहीं हो रहा। अगर ग्राफ ऐसे दिया तो इसका मतलब गुड्स एक्स चेंज हो रहा बच्चों, और वो कहाँ जा रहा, प्राइस फॉल हो रहा तो वो कहाँ जा रहा, वो जा रहा आपका राइट के तरफ, लेकिन उल्टा हो रहा। अगर बजट लाइन रोटेट कर रहा,
लेफ्ट की तरफ, तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा। तो अगर गुड्स एक्स का प्राइस फॉल हो रहा तो बजट लाइन क्या होगा बेटा, बजट लाइन रोटेट करेगा राइट की तरफ। काहे? क्योंकि उसको लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अगर गुड्स एक्स का प्राइस बढ़ता है तो बजट लाइन रोटेट होगा लेफ्ट की तरफ। इसी तरीके से गुड्स वाई का भी देखा जाएगा। अब आते बच्चों इनडिफरेंट कर्व। इनडिफरेंट कर्व क्या है? इनडिफरेंट कर्व का मतलब होता है आईसी कर्व। आईसी कर्व बता, आईसी कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बच्चों यहां पर कह रहा है कि आपका दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा और लेकिन वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या देगा? सेम। तो उसको हम लोग कहेंगे आईसी कर्व। ये हमारा आईसी कर्व है। यहाँ गुड्स वाई है और यहाँ गुड्स एक्स है। इसके 2 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट हम ले लिए। तीनों को अगर हम मिलाए इस पॉइंट में एक कॉम्बिनेशन, इस पॉइंट में एक कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो यहाँ पर है y1, यहाँ है x1, यहाँ है y2, यहाँ है x2, यहाँ है y3, यहाँ है x3। y1 x1, y2 x2, y3 x3। बच्चों ये बताइए ये कैसा हो रहा है? आईसी कर्व क्या है? स्लोप डाउनवर्ड। ये ऊपर से नीचे आ रहा। पॉइंट नंबर 2, आईसी कर्व अगर स्लोप डाउनवर्ड तो इसका मतलब जो दो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो y का कंजम्पशन देखो यहाँ पर ही फॉल हो रहा। y का कंजम्पशन देखो फॉल हो रहा बच्चों। लेकिन दूसरे तरफ x का कंजम्पशन क्या हो रहा? गुड्स x का कंजम्पशन क्या हो रहा? राइज हो रहा। इसीलिए आईसी कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है। आईसी कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल यूटिलिटी कर्व। आईसी कर्व के प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा देता है बच्चों। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यस आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है।
क्योंकि दोनों गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। आईसी कर्व कन्वेक्स टू ऑरिजिन, आईसी कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ऑरिजिन हो जाता है। इसका वजह होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग marginal rate of substitutions आईसी कर्व नेवर टच एक्सिस, बात सही है। अगर आईसी कर्व अगर टच करेगा एक्सिस को तो वो सिंगल गुड्स हो जाएगा, दो गुड्स नहीं होगा, और होना चाहिए दो गुड्स। टू आईसी नेवर टच या टेंजेंट टू ईच अदर, दो आईसी कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है। और हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये पांचों प्रॉपर्टी बच्चों इंपॉर्टेंस है। जब से ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों 2 नंबर। आईसी कर्व कन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, उसका वजह होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। और दो आईसी नेवर टच, दो आईसी कभी भी नेवर टच, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, नहीं काट सकते हैं। और हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है बच्चों वो स्लोप होता है, और ये स्लोप होता है इंडिफरेंट कर्व का। इनका निकालने का फार्मूला होता है पी वाई बटा में पी एक्स, और इसके आगे नेगेटिव साइन होगा। इंडिफरेंट कर्व अगर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है तो उसका वजह होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अब आते हैं बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बच्चों कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंट कर्व, इंपॉर्टेंस है दो ही है बच्चों। एक आईसी कर्व टच करेगा बजट लाइन को, और जो स्लोप होगा इंडिफरेंट कर्व का वो बराबर होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इंडिफरेंट कर्व का स्लोप को हम लोग बोलते हैं बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई, और स्लोप जो है बजट लाइन का प्राइस वाई बटा में प्राइस एक्स। एमआरएस तो आपको मालूम है, और बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, एक तो कर्व बनाते हैं। ये हम लोग का बजट लाइन है, इस बजट लाइन को टच कर रहा है आईसी कर्व। इसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में आप ये देखो कि आईसी कर्व का ये मिड पॉइंट है, तो जो स्लोप है स्लोप आईसी कर्व का वो बराबर है स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस पॉइंट में दोनों का स्लोप बराबर है, और आईसी कर्व जो है बजट लाइन को टच भी कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है।